अच्छा, आपके साथ जो स्टूडेंट रिसोर्स शीट है वो डिस्कस करी थी अभी? इसके पहले किसका लेक्चर था? फिजिक्स का? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का सर। अच्छा हाँ, अब तो आपके 3 3 लेक्चर होंगे ना। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री हो चुका है, मैथ्स का अब है ना, ठीक है लास्ट। वो तो आपकी स्टूडेंट रिसोर्स शीट है, प्लानर वगैरह डिस्कस हुआ था आप लोगों के साथ? हाँ है ना? नो ठीक, सर। नो सर। ठीक है, मैं आपके साथ नो डिस्कस सर, ग्रुप में। नहीं, ग्रुप में तो शेड्यूल आया होगा, आई थिंक ये चीज आई नहीं होगी अभी। देखो, आज तो पेपर डिस्कशन है तो आज कोई दिक्कत नहीं है, आज आपका पहला दिन ऐसे ही था। अब जो अगला कल से स्टार्ट होगा, कल अपन को 2 टॉपिक कवर करना है मैथ्स में, सेट एंड रिलेशन। ठीक है? अच्छा, पहली चीज आपको मैंने पहले भी समझाया था, 2 बैच बनाए हैं। बैच 1 या बैच 2 का ये मतलब नहीं है कि आप क्या आपकी आपने पढ़ाई कम करी है और आपको हमने इस बैच में डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोअर साइड में हो या कोई अपर साइड में, नथिंग लाइक दैट। आपकी बैच में बहुत सारे बच्चे अच्छे भी हैं। ठीक है? मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इस बैच में रखा है तो कहीं ना कहीं हम ये सोच रहे कि भी आप कमजोर हो, ऐसा नहीं है। ये रखने के पीछे बहुत बड़ा रीजन था, एक ही बच्चे पे बहुत डिस्कशन किया गया था कि अभी आप लोगों को ज्यादा टाइम किस में देने की जरूरत है। एज पर आपका जो टेस्ट एनालिसिस हमने किया है, आपका क्लास में जो परफॉर्मेंस रहा है और आपका टेस्ट एनालिसिस, आपके मेंटर्स आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके जो टीचर्स हैं, जो आपके मेंटर्स हैं। ठीक है? तो उसमें मैक्सिमम अब ये है कि यहाँ पे हम इस बैच में जैसे कि 70% ऑफ द टाइम 12th के रिवीजन में लगाएंगे ताकि 12th आपको बहुत स्ट्रांग हो जाए। आप ये बोल सको कि हाँ, हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि फंक्शन से अगर कोई कल से कोई क्वेश्चन आया तो मैं कर सकता हूँ। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स अगर कोई क्वेश्चन आया तो अब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा है कि हाँ मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। अल्टीमेटली आपको भी पता है, जेई में, एक्चुअल जेई एग्जाम में आपको पूरा पेपर करना ही नहीं है। क्या आपसे 10 क्वेश्चन बन पाएंगे या 12 क्वेश्चन बन पाएंगे मैथ्स में? क्या एक्चुअल रियलिटी में बताओ, बोलो। नो सर। नहीं ना। 10 क्वेश्चन मतलब 99 परसेंटाइल हो जाता है, आपको ही पता है। 10 क्वेश्चन, 8 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मतलब 99 परसेंटाइल। तो बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन सही कर पाए मैथ्स में। हमें एक्चुअल रियलिटी पता है कि हम अगर 6 क्वेश्चन सही करके आए, 6 से 7 क्वेश्चन मतलब ठीक ठाक परसेंटाइल आ जाएंगे। अब 6 क्वेश्चन सही करने में मुझे सारा करने की जरूरत नहीं, सारा करने जाऊंगा तो एक भी चैप्टर ढंग से नहीं कर पाऊंगा। मुझे पहले उस चीज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा जिसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे है ऑलरेडी। तो आपका 12th ऑलरेडी एक एक बार वन गो सबका हुआ है, थोड़ा किसी बैच में फास्ट हुआ है, किसी में स्लो हुआ है, किसी में आप बीच में बीमार थे, कभी आप एब्सेंट थे, है ना? तो आपने भी ऐसे तैसे करके 12th कैसे भी करके थोड़ा बहुत किया है। लेकिन अब ये लास्ट चांस है कि उस 12th को ढंग से वापस रिकैप करने का। एक मौका और मैंने आपको दिया था नवंबर के महीने में। मैंने कहा था कि नवंबर के महीने में अपनी वर्कशीट्स को ढंग से करो। मान लो उसमें भी आपने कुछ वर्कशीट करी है, कुछ वर्कशीट नहीं करी है, कुछ छोड़ गई है। ठीक है, अब जो होना था वो हो गया। अब ये 12th को रिकैप करने का और इसको अपना स्ट्रॉन्ग जोन बनाने का लास्ट ऑप्शन है। आप कैसे भी करके आपके 12th के टॉपिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और 11th का आपको फंडामेंटल आना चाहिए। अगर आप इतना टारगेट लेके चलोगे, मैं कह रहा हूं आपसे आपसे 7 से 8 क्वेश्चन गारंटी बन जाएंगे और आपका मैथ्स में आराम से 95 परसेंटाइल क्रॉस हो जाएगा। 12th को बहुत स्ट्रॉन्ग रखो क्योंकि आपके वो स्कूल में भी चल रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी एक बार हो चुका है, तीसरी बार हम फिर से रिवीजन करेंगे। अब ये तीसरी बार जब रिवीजन होगा, पुराने जो भी कॉन्सेप्ट आपके जो कमजोर थे वो आपके पास बहुत अच्छा चांस है उसको सुधारने का। उस बैच में क्या हो रहा है, उसमें पूरा टाइम 11th ही हो रहा है। अब उन बच्चों को अगर 12th नहीं आती है तो वो उनके खुद के दम पे करेंगे। लेकिन आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है कि फॉर एग्जाम्पल मैं फंक्शंस पढ़ाने वाला हूँ, मान लो 2 दिन अपना फंक्शंस चलेगा। आप घर पे बैठो, पीवाईक्यू वापिस से अटेम्प्ट करो, टॉपिक्स पढ़ के आओ। आप क्लास में ये बता सकते हो कि सर फंक्शन का नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे, एक बार हमें सिखा दो। तो आपके पास चांस है कि पढ़ा सकते हो क्योंकि मेरे पास समय है। आप समझ पा रहे हो? 12th के लिए अपन करने के लिए अपने पास समय अपन ने रखा है। तो आप लोग थोड़ा सा प्री रीडिंग करके आओ, पढ़ के आओ, फिर क्लास के पहले उस ग्रुप में डाल दो। आपका ग्रुप है, उसमें ओपन टू मैसेज में करवा दूंगा, अगर है नहीं है आप मैसेज भी उस ग्रुप में कर सकते हो जो आपका बना हुआ, या फिर आप अपने आपके मेंटरशिप ग्रुप में डाल दो, या फिर टीचर को अलग से मैसेज कर दो कि सर फंक्शन में मुझे इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है, काइंडली आप रिवीजन में कवर कर लेना। तो आपके लिए बहुत अच्छा बैच, मतलब बहुत अच्छा चांस है। सारे देखो, ज्यादा टाइम भी नहीं है फंक्शन के लिए, 2 लेक्चर, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के लिए 2 लेक्चर,
लिमिट कंटिन्यूटी 2 लेक्चर, मतलब इन 2 लेक्चर में आपको अपने एंड पे भी कंप्लीट करना है। क्लास में तो होगा ही सही, लेकिन आपको अपने एंड पे भी वाइंड अप करना। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल कैलकुलस के 3 लेक्चर, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर 3D एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यहाँ प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। क्लियर है? Yes, और sir. इसके साथ साथ मैंने 11th भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं रखा, 11th भी हमने रखा। आखिरी के 15 से 20 मिनट 11th के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, सारे नहीं, जो मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन जो कि मोस्ट रिपीटेड है, इजी और मीडियम कैटेगरी के, वो हमको टारगेट करना। अब देखो, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने मान लो कभी किया नहीं है, तो अब ये करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आखिरी के 1 महीने में कोई नया कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से करने में 7 दिन लगते हैं। अगर आप 7 दिन ऐसे चैप्टर में इन्वेस्ट कर दोगे जिससे सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, वो भी टफ आएगा, तो कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा आप क्या करो, 7 दिन इन टॉपिक्स के इजी क्वेश्चन करने में करो, क्योंकि अगर मान लो इन टॉपिक से कोई इजी क्वेश्चन आया तो आप कर पाओगे। मान लो ट्रिग्नोमेट्री से आपके पेपर में इजी क्वेश्चन आया, आपने ऑलरेडी इजी क्वेश्चन एक बार क्लास में कर रखे तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेट से मान लो कोई इजी क्वेश्चन आया तो करके आ जाना, क्वाड्रेटिक का इजी क्वेश्चन है तो करके आ जाना, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो रहा है छोड़ दो। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल, इसके लिए भी देखो 2 से 3 दिन दिए, तो यहाँ पे मैं आपको इजी लेवल पीवाईक्यू करवाऊंगा। वो क्वेश्चन अगर उस वेराइटी अगर आपके टेस्ट में, आपके पेपर में आते, तो आपको उन्हीं को टारगेट करना है। आपको समझ में आ रहा है क्या प्लान है मैथ्स के केस में? एवरीवन? Yes, sir. तो आपको Yes, sir. क्लास के पहले हर दिन ये देख के आना है कि आज शाम को क्या कवर होने वाला है। जैसे आज फर्स्ट लेक्चर है, कल मंगलवार को, तो मंगलवार को शाम को क्या कवर होगा, सेट्स एंड रिलेशन। तो यहाँ पे आज मैं रात को सारी वर्कशीट अपडेट कर दूंगा, यहाँ पे आपको वर्कशीट मिल जाएगी। एक वर्कशीट मिलेगी सेट्स की, एक वर्कशीट मिलेगी रिलेशन की। रिलेशन की कौन सी वर्कशीट? 12th की सारी पुरानी वाली ही है, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही थे। अगर आपने पहले से कर रखे हैं, उन्हीं को वापस रिपीट कर लेना, क्योंकि जब आपने लास्ट टाइम किया होगा रिलेशन, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बने हो। मैंने लगभग शायद 20 क्वेश्चन दिए थे रिलेशन में, 25 क्वेश्चन रिलेशन में दिए थे। उनमें से मान लो कुछ क्वेश्चन आपसे उस समय नहीं बने, तो वापस से रीअटेम्प्ट कर लेना। जिन बच्चों ने पहले भी नहीं किया तो उनके लिए अब तो करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। 11th की वर्कशीट में भी मैं लगभग आपको 20 क्वेश्चन दूंगा। अगर आपके पास समय कम है तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर स्पेसिफाई कर दूंगा कि अगर मान लो पूरी 11th की वर्कशीट नहीं कर पाओ, एटलीस्ट ये 5 क्वेश्चन कर लेना। क्लियर है? डुएबल इतना तो? Yes, sir. Yes, यहाँ sir. पे क्वेश्चन नंबर भी स्पेसिफाई हो जाएगा कि कम से कम ये 5 क्वेश्चन आप कर लो। अगर आपसे पूरी वर्कशीट हो जाती है, आपके पास समय है, आप स्कूल नहीं जा रहे हो, तो पूरी कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं मान लो सेट्स के आपको 15 क्वेश्चन दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री के 20 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी के 25 क्वेश्चन। तो आपसे अगर सारे हो पाए तो अच्छी बात है, नहीं हो पाए कोई बात नहीं, सारे मत करना, लेकिन पहली प्रायोरिटी क्या रखना, 12th। फिर सेकंड नंबर पे आप करोगे 11th की वर्कशीट। 11th की वर्कशीट में भी कौन सी वाले क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको करवाने वो यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास ये टैब है, 11th वर्कशीट टू बी डिस्कस इन द लास्ट 15 to 20 मिनट। जो क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस करूंगा मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, तो आप वो कर लेना। कोशिश करूंगा यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी आपके दोनों चैप्टर के अपडेट हो। ऑलरेडी शॉर्ट नोट आपके साथ शेयर कर रखे मैंने तीनों सब्जेक्ट के, है ना, फुल शॉर्ट नोट। Yes, फिर भी sir. यहाँ पे चैप्टर वाइज अगर कोई होगा तो शेयर कर दूंगा। इसी शीट में आपकी क्लास रिकॉर्डिंग और नोट्स भी अपडेट हो जाएगी हर लेक्चर के बाद। ये फिजिक्स का भी ऐसे ही, केमिस्ट्री का भी ऐसे ही, मैथ्स का भी ऐसे ही। जैसे फिजिक्स में भी आप देखो कि अभी फर्स्ट वीक में तो आपका यही चलेगा नॉर्मल, बाद में आपके टॉपिक्स चालू होंगे। यहाँ से मैम ने जैसे लिया वर्क पावर एनर्जी, तो ये वर्क पावर एनर्जी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, sir. तो यहाँ पे जो Yes. यहाँ पे आपकी वर्कशीट भी धीरे धीरे अपडेट होती जाएगी, जैसे जैसे आपका जो भी लेक्चर आएगा उसके पहले। अभी फर्स्ट वीक में उन्होंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसलिए उन्होंने 11 के साथ कुछ भी रखा नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक आपके थोड़े हाईली इंपॉर्टेंट है, हाईली वेटेज टॉपिक है। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रिक, ये फिजिक्स के सबसे हाई वेटेज टॉपिक है। तो अभी आपका पूरा टाइम इन्हीं में होना चाहिए। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि इस हफ्ते तक मेरी करंट, सेमीकंडक्टर और एटम और ये न्यूक्लियस, ये जो भी जो चैप्टर है, ड्यूल नेचर और ये कैसे भी करके कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो 5 दिन का टारगेट है आपके पास। इन 5 दिन में ये सारे के सारे टॉपिक आपके होने चाहिए। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. इन केस अगर किसी की वर्कशीट आप यहाँ पे अपडेट, जैसे यहाँ पे इसकी वर्कशीट अगर मान लो यहाँ पे शायद इसके साथ अगर अपडेटेड नहीं है, आप अपने टीचर्स को मैसेज करो या ग्रुप पे डाल दो कि मैम इसकी वर्कशीट अपडेटेड नहीं, काइंडली अपडेट। हो सकता है टीचर भूल जाए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आपको मेहनत सबको करनी पड़ेगी, और आपके टीचर्स ने आपके लिए बेस्ट सोचा है। ठीक है, इसलिए कोई भी फालतू का डिमोटिवेशन या फालतू की थिंकिंग डेवलप मत करना। आपको अपना 12th बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंटली आप बोल सको कि हाँ ITF से या मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट से कोई क्वेश्चन आएगा तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसलिए वापस डबल बार रिवीजन हो रहा है। इस रिवीजन में कैसे भी करके अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, और 11 के कुछ जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हम बताएं उतना कर लेना। इतना भी कर लिया, 7 से 8 क्वेश्चन मैथ्स में आराम से कर लोगे। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir.
ओके ठीक, यहाँ पे सारी चीजें अपडेट हो जाएगी। ये वाली मैं आपके ग्रुप में आज शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। एक बार यहाँ पे मैं पीवाईक्यू वाली वर्कशीट सब अपडेट कर दूंगा, फिर ग्रुप में आपके शेयर हो जाएगी। अब हम आज पेपर डिस्कशन कर लेते हैं। पेपर सब लोग ढंग से देना, जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों को। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे इंप्रूवमेंट भी आए, बहुत सारे बच्चों ने ईमानदारी से देना चालू कर दिए, और एनालिसिस भी बहुत सारे बच्चों ने भेजा था। सबका नहीं देख पाया मैं। आप बस खुद का एनालिसिस खुद से देखते रहना कि कहाँ गलतियां हो रही है, अगले टेस्ट में उन गलतियों को इंप्रूव करना है। हर टेस्ट के बाद अपना टेस्ट एनालिसिस आप ढंग से लिखते रहना कि इस टेस्ट में ये गलतियां हो गई, अगले टेस्ट में मुझे ये गलती रिपीट नहीं करनी। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. ठीक है, Yes, sir. ओके। कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी सब्जेक्ट में XYZ, आप मुझे अलग से मैसेज कर देना, मैं कंसर्न टीचर से बिना आपका नाम लिए डिस्कशन कर लूंगा। लेकिन आपको मेहनत करनी है। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। आपको कोई भी इश्यू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है कि सर मुझे इस सब्जेक्ट में ये दिक्कत आ रही है, इस सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे अलग से प्रॉपर्ली बोल दो। मैं आपका नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन वो जो टीचर उसके साथ मैं डिस्कशन कर लूंगा। आपको और कोई सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, और भी आपको कोई चीज चाहिए हो तो भी आप बता देना। कोई और इश्यू आ रहा हो तो भी आप डिस्कस कर लेना। क्लियर है? हो सकता है कॉल पे रिप्लाई ना कर पाऊं, इसलिए टेक्स्ट मैसेज कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। सर इस वेडनेसडे को भी हमारा मॉक टेस्ट होगा? नहीं नहीं, इस वीक आपका डायरेक्ट अब संडे को है। तो आप लोग है ना, एक चीज ध्यान रखना, एक शेड्यूल भी आपके साथ ग्रुप में शेयर किया है वैसे, और यहाँ पे भी आपके पास, इसमें देखोगे तो इसमें यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, कब कब मॉक टेस्ट है। यहाँ पे मैं एक वो भी बना दूंगा, टेस्ट शेड्यूल भी। अगला मॉक टेस्ट कब है आपका? संडे को है, ठीक है। फिर अगला कब आएगा? 11 तारीख को, थर्सडे को। अब आगे जाके वीक में दो दो मॉक टेस्ट होंगे, संडे फिर थर्सडे फिर संडे, ठीक है। सर थर्सडे वाला ऑनलाइन होगा? हाँ ऑनलाइन, तो पूरे दिन ओपन रहेगा। अगर मान लो आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल से बाद आके दे देना। उस दिन क्लास नहीं लगेगी किसी की भी। जैसे थर्सडे वाले के दिन, जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन क्लास नहीं लगेगी। अंडरस्टूड? Yes. तो वो आपके लिए ब्रेक रहेगा एक तरह का। तो गुरुवार के दिन आपको सिर्फ पेपर देना है, और अगर आप जल्दी पेपर फिनिश कर देते तो पेपर का एनालिसिस कर लेना, उसको रीअटेम्प्ट कर लेना। तो थर्सडे वाले दिन आपकी कोई क्लास नहीं रहेगी, सिर्फ टेस्ट रहेगा। तो वीक में आपको दो दो पेपर, जितने ज्यादा पेपर दोगे उतना ज्यादा चांसेस बढ़ता है क्लियर होने का, क्योंकि हर पेपर डिस्कशन में बहुत ज्यादा फायदा होता है। हाँ, दिल्ली वाले बच्चे जिनको भी ये डाउट हो कि ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, वो एक बार आपके जो मेंटर जैसे लोकेश सर है, आप लोकेश सर से कंफर्म करना कि अगला टेस्ट कब ऑफलाइन होगा कब नहीं होगा, ठीक है। कि वो सेंटर वो लोग बुक करते हैं, तो एक बार उनसे कंफर्मेशन आप ले लेना। और ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन देने ही जाना, सबसे बेस्ट होता है। इसका फायदा आपको जिस दिन जेई का देने जाओगे उस दिन मिलेगा, ठीक है। तो जिन जिन का भी ऑफलाइन हो, आप लोकेश सर से बात कर लेना। और दूसरी चीज, यहाँ से आप देखते रहना किस क्लास किस दिन है, टेस्ट किस दिन है। इस वीक आपकी सबकी क्लासेस लगेगी, आपके टेस्ट होंगे चालू अगले वीक से। अच्छा एक चीज और, आगे जाके किसी किसी दिन वेडनेसडे को भी टेस्ट है, क्योंकि देखो 25 तारीख को क्रिसमस है, इसलिए उस दिन टेस्ट नहीं रखा गया। टेस्ट कब रखा गया? वेडनेसडे के दिन। क्लियर है? फिर 31 के दिन 1 तारीख को टेस्ट नहीं रखा गया, आपका टेस्ट लग गया 2 तारीख को, फ्राइडे को, क्योंकि 1 तारीख को जनरली बच्चे आते नहीं आते, इसलिए फ्राइडे को रखा। तो यहाँ से बस अपना शेड्यूल मैच करते रहना, कब कब टेस्ट आ रहा है। क्लियर है? Yes, sir. यस। ओके सर। ओके। सर बट वो है ना सर, टू क्या सर कैंप नहीं लगेगा? क्या कह रहे हो? सर वहाँ पे कैंप लगेगा सर, वहाँ पे भी जाना होगा फिर तो? हाँ, अब देखो कैंप का आपके ऊपर है। अगर आपको नहीं जाना है तो मत जाओ, और आपको लगता है कि भाई घर पे पढ़ाई नहीं होती, वहां पे फिजिकली टीचर से आपको मिलना है और क्या कहते हैं, डाउट डिस्कशन वगैरह करना है, तो आप जाना। अदरवाइज मैं प्रीफर करूंगा कि मत जाओ, क्योंकि वहां पे हम लोग नहीं है, नए टीचर्स आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि जाना है तो जाओ, नहीं तो छोड़ो। घर पे अगर आपकी अच्छे से पढ़ाई हो रही है तो इसी बैच को अटेंड करो ढंग से। क्लियर है? Yes, sir. ऐसा आई थिंक कंपल्शन तो नहीं होगा कि जाना ही है, आप मना भी कर सकते हो, ठीक है। चलो ओके, ये पेपर पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो क्वेश्चन इस पेपर में डुएबल थे वो आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने चाहिए थे। बाकी आप छोड़ सकते हो, चलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक थे वो आपको अटेम्प्ट करने। पहला तो फंक्शनल इक्वेशन पे था, जिसको आता है वही कर पाएगा, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं।
शुरू के 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन बहुत टफ थे। तो अब देखो ये होता है जेई में बहुत सी बार, कभी कभी जेई क्या करता है, शुरू के 6 क्वेश्चन इतने टफ दे देगा कि बच्चा वहीं पे डिमोटिवेट होके आगे क्वेश्चन देखता ही नहीं है। उनको लगता है कि मैथ्स का पेपर टफ है, छोड़ दो, लेकिन आपको आगे इजी क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो ये मेंटेलिटी बना के चलना कि शुरू के अगर 8 क्वेश्चन भी टफ है तो 9वां क्वेश्चन हो सकता है इजी हो, लेकिन हमें आगे जाके चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? यस तो शुरू के आपके क्वेश्चन नो डाउट टफ थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा इसे, अगर क्लिक करके तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन जो डूएबल थे उसमें कौन कौन सा था, एक तो ये क्वेश्चन, ये डायरेक्ट देख के पहचानने में आ जाना चाहिए, ये तो होना चाहिए, हाँ है ना। यस सर मैंने कहा था जेई में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से आ ही रहा है क्वेश्चन, इसमें भी एक क्वेश्चन था, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका डूएबल था। क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्विस्ट था, इसलिए मैं इसको अभी मार्क नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 59 ये सेकंड डूएबल क्वेश्चन था, डायरेक्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो डूएबल था। थर्ड क्वेश्चन ये डोमेन पे था, लेकिन थोड़ा सा टफ था, ऑप्शन से जाते तो हो जाता है क्वेश्चन। अगर ऑप्शन से कभी कभी ऑप्शन से चेक कर लिया करो, है ना, कभी कुछ भी दिमाग नहीं लगे तो ऑप्शन से रख के देख लिया करो, और ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। समझ आ रहा है आपको? इतना तो पता है, देखो आपको ग्रेटेस्ट, अब जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है और ये आ रहा है, ये तो मुझे आता ही नहीं है, टफ लगता है। लेकिन आपको इतना तो पता ही होगा एनसीईआरटी लेवल पे भी साइन इनवर्स के अंदर वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए। साइन इनवर्स की डोमेन क्या होगा? -1 मतलब इनपुट में आपका -1 से 1 ही होना चाहिए। आप ऑप्शन से रख के देख लो, किसमें भी अगर मान लो 1 से ज्यादा आ रही है, -1 से कम आ रही है, तो ऑप्शन अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे, जैसे ऑप्शन में क्या दिया, -∞ से 0 पॉजिटिव इंटीजर, -∞ से 1, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 भी इंक्लूड हो रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यू रख के देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, -4/3 से 0, यहाँ पे -∞ से ∞ सारा आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन रख के एक एक वैल्यू रख के देख लो, या फिर सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। एक तरीका ये था। आगे अच्छा, ये तो डायरेक्ट आपकी क्लास का क्वेश्चन था। ये पीवाईक्यू हमने क्लास में ऑलरेडी पहले कर रखा है, ये जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्लास में मैंने कवर करवाया था। अच्छा, यहाँ पे बोला था कि भी डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, यहाँ पे भी ऑप्शन से रख के देख लो, 0 पे और पाई पे चेक कर लो कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है और डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो ऑप्शन से जा सकते थे यहाँ पे भी 62 में भी। तो कभी कभी दिमाग में ये भी रखा करो, क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो सकते हैं। बहुत सी बार तो बच्चे पेपर ही छोड़ देते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे में, ऑप्शन से भी तो देखा करो कि ऑप्शन रख के भी हो सकता है काम। क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 भी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन डूएबल थे, एक तो ये पहला क्वेश्चन, सब एग्री करते हो कि नहीं, फर्स्ट वाले में डूएबल था। यस सेकेंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अच्छा जिसकी प्रोबेबिलिटी नहीं वो लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन अब जिसकी प्रोबेबिलिटी हुई है वो उनके लिए डूएबल था। ये वाला नीचे वाला भी कर सकते थे ऑप्शन से जाके। थर्ड ये क्लास का इलस्ट्रेशन था। फोर्थ मैंने क्लास में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराया था, ये वाला अभी आपको याद भी आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट पे मैंने कहा था जेई में बहुत बार पूछा है ये, इस कॉन्सेप्ट पे जेई में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी करेंगे इसमें आएगा लगता है। 65 भी बहुत इजी क्वेश्चन था, कंटिन्यूटी चेक करनी थी। तो फंक्शन अगर 0 पे कंटिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे और लिमिट की वैल्यू 0 पे इक्वल होगी, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो ये 5वां क्वेश्चन जो कि आपको करके आना चाहिए। अब देखो आगे जाके इजी क्वेश्चन मिल रहा है ना। इसके बाद देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का डायरेक्ट होमोजीनियस बेस क्वेश्चन, तो ये 5, क्वेश्चन नंबर 6 होमोजीनियस का डायरेक्ट क्वेश्चन था। ये डायरेक्ट न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला, सिर्फ डिफरेंशिएट करना था और आंसर आ रहा था। तो 6 और 7 ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ था, छोड़ सकते थे। यहाँ पे ऑप्शन से चेक कर सकते थे, ये भी थोड़ा टफ था। हाँ, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन इंटीजर टाइप में, ये क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू रखनी थी आपको। यहाँ पे बी वेक्टर सी वेक्टर एबीसी की वैल्यू रखनी थी और आई कैप जे कैप के कैप कंपेयर करना था। जैसे कंपेयर करोगे एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो ये 8वां क्वेश्चन जो कि बहुत आसान था। अंडरस्टैंड? तो इस पेपर में 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए थे। इन 8 में से एटलीस्ट आप 4 भी सही, 5 भी सही कर सकते थे। 5 सही करते तो मतलब ठीक है, आपने अच्छा करा, ठीक है। तब आप अब देखना कि आप पेपर में आप क्यों नहीं कर पाए। किसी बच्चे जिसने 2 अटेम्प्ट की, किसने 3 अटेम्प्ट की, जिसने 1 अटेम्प्ट किया, अब वो इस चीज का एनालिसिस करना कि आपको ये करना चाहिए था। इस पेपर में 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो डूएबल थे। उन 8 में से मैं यूं भी नहीं कह रहा हूँ चलो 8 के 8 सही कर दो, लेकिन कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन सही करके आने चाहिए। अगर आप 5 क्वेश्चन सही कर रहे हो, 6 क्वेश्चन सही कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात। चलो ये वाला हो गया था। यस ठीक है, तरीका मैं फटाफट शॉर्ट में बता रहा हूँ। A1 वेक्टर लिखोगे, A2 वेक्टर लिखोगे, B1 B2, पहले चारों वेक्टर लिख लेना का। A1 बताओ क्या होगा, पॉइंट ऑन द लाइन 1,
क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज? 2,3,0 वेरी गुड। 2,3,0 A2 वेक्टर -4,7,5 -4,7,5 ठीक है। अब कोई और बताना। B1 वेक्टर बताओ, एनीवन एल्स ट्राई करो। 2,2,1 वेरी गुड। और अगला क्या होगा? कोई और बता दो। -184 -8,4 वेरी गुड। और फॉर्मूला याद है सबको? यस रटा होना चाहिए। A2 - A1 1 डॉट dot B1 cross B1 क्रॉस B2 बाय B1 क्रॉस B2 का mod of B1 वेरी गुड, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। वेरी गुड, अंडरस्टैंड एवरीवन? याद है? yes sir यस हर्ष ये वाला क्वेश्चन करके आए थे तुम? यस सर करके आया था आंसर मैच कर गया था? सर। आंसर मैंने बी लगाया था इसका। अच्छा चलो ठीक है। अब यहाँ पे आंसर में थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट कर दिया था। आंसर में इंटरवल दे दी थी, आपको निकालना तो ही है। आपको मैंने सिखाया था फॉर्मूले के लिए एक एक करके सारी टर्म्स निकालो। सबसे पहले A2 - A1 पता कर लो। A2 - A1, A2 में से A1 माइनस करना है, तो इसके डायरेक्शन को कह देंगे -4 -2 -6 4,5। अच्छा ध्यान रखो, जिसको पता नहीं हो, ये आपका x1 होता है, ये y1 होता है, ये z1 होता है, और नीचे ABC पैरेलल वेक्टर होता है। नीचे आपका पैरेलल वेक्टर आता है B1 B2, और ऊपर आपका वेक्टर A आता है 2,3,0। यहाँ पे 2,3,0 ऐसा है। किसको डाउट हो पॉइंट निकालने में तो पूछ लेना अभी। तो ये A2 - A1 हो गया। दूसरा था आपका B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 कैसे लिखोगे? IJK 221 -184। क्लियर है? यस तो यहां से आंसर निकाल लेना। कितना है ये? 8 - 8 0 I कैप -9 18 कितना आ रहा है? -9 -9 J कैप प्लस 18 K कैप + 18 के कैप। ओके वेरी गुड। ये B1 क्रॉस B2 आ गया। अब इन दोनों का क्या लेना? डॉट प्रोडक्ट न्यूमरेटर में। yes तो A2 - A1 का डॉट लेना है B1 क्रॉस B2 के साथ। तो डॉट ले लेना। यहाँ पे देखो -6 × 0, 4 × -9, 5 × 18 कितना आएगा? 90। यस सर ये कितना आ जाएगा? 4 और 40 में 54। क्लियर है? यस न्यूमरेटर 54 आ गया। अब डिनोमिनेटर क्या है? B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 आ जाएगा √A² + B² + C²। पूरे में से 9² कॉमन आ जाएगा, 12 बन के 9 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर। क्रॉस चेक कर लेना एक बार। सही है? यस सर तो आएगा 9√5। अब इन दोनों को बस डिवाइड करना था, तो डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा? न्यूमरेटर था 54 डिवाइडेड बाय 9√5। तो 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, तो 6/√5। 6/√5। अच्छा √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2 पॉइंट 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट क्या आती है बताओ? 1 2 1। चलो 1 मान लेते हैं। तो 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, देखो 6 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 3। और 2 से थोड़ा सा ज्यादा डिवाइड करेंगे तो 3 से थोड़ा सा छोटा नंबर आएगा, यस सर है ना? 2 से डिवाइड करने पे 3 आता है। 2 से हल्के से ज्यादा से करूंगा तो 2 से थोड़ा छोटा नंबर आएगा। तो 2 से छोटा नंबर आएगा, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? देखो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर yes सर तो ये क्वेश्चन आपको करके आना चाहिए था। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और डायरेक्ट एनसीईआरटी में भी ये फॉर्मूला, आपके बोर्ड्स में भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था ये वाला। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। ये हुआ था? चलो ट्राई करो नहीं अभी। किया था अभी ट्राई कर लो सब लोग। इवेंट्स को डिफाइन करो, इवेंट ए इवेंट बी, 2 इवेंट डिफाइन करो और देखो फिर क्या पूछा गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के 2 इवेंट्स को डिफाइन करो। अच्छा ये सॉरी, जिन बच्चों का प्रोबेबिलिटी नहीं है उनसे नहीं होगा। आपकी रिकॉर्डिंग अभी मैं थोड़ी दिन में अपडेट करूंगा। M02 के बच्चे जो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी वालों की। okay यस अगर आप इस देखो एनसीईआरटी लेवल भी आता तो भी ये क्वेश्चन आपके स्कूल में हुआ प्रोबेबिलिटी? yes sir तो स्कूल में जब वो थोड़ा ध्यान से कर लेना वहां पे, ठीक है? या अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो देख ही लेना।
इवेंट ए क्या, बैग, क्वेश्चन पढ़ लो पहले। अ बैग contain 40 tickets, 1 to 40. 2 tickets are drawn from the bag without replacement. 2 tickets are drawn from the bag without replacement. मतलब 2 टिकट निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब उन्हें वापस नहीं रखा। वापस नहीं रखा, पहला निकाला फिर दूसरा निकाला। Probability that the second ticket is a perfect square given that the first ticket is a perfect square. तो आपको दो इवेंट डिफाइन करने पड़ेंगे। मान लो इवेंट है, आपने मान लिया फर्स्ट टिकट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इवेंट भी माना कि सेकंड टिकट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कोई बताएगा क्या पूछा गया ए और बी के टर्म्स में, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, क्या गिवन है? बोलो बाकी लोग, बाकी बैच के जवाब दो। सर क्या बताना है? ये बताना है कि क्या पूछा गया क्वेश्चन। इवेंट ए ये है, इवेंट बी ये है, क्या सर उन्होंने कहा है कि अगर हमारी फर्स्ट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आ गई है टिकट, तो सर सेकंड वाली जो हम निकाले परफेक्ट स्क्वायर आएगी या नहीं? हाँ, तो इसको लिखोगे कैसे ए और बी के टर्म्स में? सर बी अपॉन में ए। तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सही है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड टिकट इज अ परफेक्ट, सेकंड मतलब बी, इसकी निकालनी है। गिवन, क्या गिवन है? फर्स्ट सर ए गिवन है ना, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज अकर्ड, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज अकर्ड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी, सर बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में ए। वेरी गुड। अब इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब क्या है कि पहला टिकट भी परफेक्ट स्क्वायर निकले और दूसरा टिकट भी परफेक्ट स्क्वायर निकले। अब देखो ये तो बहुत फंडामेंटल है, ये क्लास 10th का बेस क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है। आपके पास बाकी जो M03 वाले वो ट्राई कर लो आप। 40 टिकट एक बैग के अंदर जिसके ऊपर नंबर है, इसमें बोला गया कि जो टिकट निकले परफेक्ट स्क्वायर निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टिकट जो निकालू मैं पहली टिकट वो परफेक्ट स्क्वायर निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बाकी लोग ट्राई करना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम है ना, ठीक है। तो फंडामेंटल अप्लाई करो। बाकी लोग जैसे M02 वाले बच्चे चलो ट्राई करो। पहली परफेक्ट स्क्वायर निकली, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे 1 से 40 में? 6 सर 5। बाकी लोग भी हैंड रेस करो, ट्राई करो ना, कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे 1 से लेके 40 में, कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे? सर 1 को काउंट करना है। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं काउंट करोगे? 1 भी तो 1 स्क्वायर होता है। सर 6/40। एक मिनट पूछा नहीं है मेरे को। दीप्ति बताओ। सर 6 परफेक्ट स्क्वायर होंगे। 6 परफेक्ट कौन कौन से? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, अप टिल 6 स्क्वायर। एवरीबॉडी एग्री? यस यस नंबर सर। ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 6, टोटल आउटकम 40। अब देखो ये तो पता ही है ना सबको, अरे है ना, फेवरेबल आउटकम 40। अब क्वेश्चन क्या था? विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब पहली टिकट निकाले उसको साइड में रख दिया। अब जब दूसरी टिकट निकाले वो भी परफेक्ट स्क्वायर रहे, ए इंटरसेक्शन भी, मतलब सेकंड टिकट भी परफेक्ट। अब बताओ सेकंड टिकट परफेक्ट स्क्वायर निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहली हो चुकी है सर 5/39। 5/39। एग्री करते हैं? 5 बचेंगे यस सर। तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा? 6/40 मल्टीप्लाई बाय 5/39। क्लियर है? यस सर। डिवाइडेड बाय P ऑफ A ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, पहली बार टिकट ये निकले, आंसर आ गया 5। अब देखो ये डुएबल था कि नहीं था? यस सर। ये बच्चों ने भी ये चैप्टर पढ़ रखा था, उनको करके आना चाहिए था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन करके आओ, पढ़ो एटलीस्ट ध्यान से, छोड़ना नहीं है। 8 क्वेश्चन में से कम 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो भी सही करके आने चाहिए था। ओके, अगला था डोमेन वाला क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम करेंगे। या तो आप ऑप्शन से जा सकते हो या एक एक करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? इस पे हम आते हैं। उसके 60 का आंसर क्या है? 60 का आंसर आपका सी है। हाँ ठीक है, 60 का आंसर आई थिंक वहां पे आंसर की में गलत किया है ना, एक बार चेक कर लेना। इसका आंसर सी आएगा, देख लेना। अब देखो 60 को करने का तरीका देखो। साइन इनवर्स के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सब लोग देखो ध्यान से, 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। हाँ है, हैंड डाउन कर लो सब लोग। अब यहाँ पे आपको पता है कि साइन इनवर्स के अंदर आपकी वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? -1 से 1,
है ना। साइन इनवर्स के अंदर जो इनपुट होना चाहिए कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के तरीके हैं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यहाँ पे एक्स है, तो आप क्या कर सकते हो, इस एक्स को भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि नीचे जो डिवाइड है वो ढंग से सिंप्लीफाई हो जाए। तो बताओ एक्स को ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में कैसे लिखते थे? एक्स माइनस फैक्टर। नहीं नहीं नहीं, वापिस सोचो, एक्स को लिखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म्स में। नॉर्मल एक्स क्या होता है? सोचो सब लोग, एक्स को ग्रेटेस्ट सर इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस में फैक्टर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस में फैक्टर सर फ्रैक्शनल पार्ट। Yes. ग्रेटेस्ट इंटीजर है एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। क्लियर है? ये Yes, पता होना Yes, चाहिए sir. सबको, है ना। एक्स क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट मिलके तो एक्स होता है, हाँ है ना। yes, sir. ठीक है, माइनस Yes, sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, देखो यहाँ पे क्या आएगा, न्यूमरेटर में 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो यहाँ पे 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बच जाएगा। और क्या बचेगा? ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. ये लाइन Yes, sir. -1 से 1 के बीच में। अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को दोनों से अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो ये बचेगा 1 प्लस, क्लियर है? अब यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 को दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट कर दो, 1 को दोनों तरफ से सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो इधर बचेगा कितना? -2। यहाँ पे बचेगा 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। यहाँ पे 1 सब्सट्रैक्ट होगा RHS में, इधर बचेगा 0। अब 2 से डिवाइड कर देते, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू लाई करनी चाहिए -1 से 0 के बीच में। Zero. ये जो क्वेश्चन था उसको सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ तक लेके आ गया। अब बस लॉजिकली देखना है कि एक्स की वैल्यू क्या रखें ताकि ये वैल्यू -1 से 0 के बीच में लाई करे। मतलब आपकी वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए, मतलब या तो 0 होगी या नेगेटिव होगी, हाँ है ना, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ तक समझा ना, Yes. पॉजिटिव नहीं चाहिए। Yes, sir. अच्छा, एक चीज आपको पता ही है, ये पता होना चाहिए सबको, फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज क्या होती है, ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां तक लाई करता है? व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट? So 0 to 1. 0 to 1. वेरी गुड, 0 to 1। डेसिमल में तो आता आंसर, हाँ है ना, कभी भी Yes, नेगेटिव नहीं आ सकता, Yes, sir. कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आ सकता, ये पता होना चाहिए। बार बार देख लो, कभी भी डोमेन रेंज में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो ये पता होना चाहिए आपको कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाएगी। नहीं पता हो तो लिख लेना आज कॉपी के लिए। कोई भी चीज ऐसी हो, कभी भी क्लास में ऐसी चीज है जो आप भूल जाते हो, उसको कहीं ना कहीं ऐसी डायरी बना लो जहां पे लिख सको, ताकि याद रहे रिवीजन करते टाइम। अपनी टेस्ट डायरी में लिख लो या फिर अपनी कॉपी के इंडेक्स में हर बार जो मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये दिखे, अभी न्यूमरेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, न्यूमरेटर पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव है, सही है। Yes, sir. अब आपको आंसर नेगेटिव चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, 0 या 0 से कम, मतलब डिनोमिनेटर को 0 या लेस देन 0 होना पड़ेगा, है ना। 0 तो हो नहीं सकता, नेगेटिव होना पड़ेगा। देखो न्यूमरेटर तो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव है। आपको आंसर चाहिए लेस देन 0, तो ये फ्रैक्शन नेगेटिव कब आएगा? जब नीचे वाली चीज नेगेटिव होगी, है ना। Yes, sir. Yes, sir. है ना, देखो अप्रोच कैसे करना है वो सिखा रहा हूं मैं, वैसे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट न्यूमरेटर आपका हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। आंसर 0 से कम चाहिए, मतलब न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, सॉरी नेगेटिव आएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर को नेगेटिव चाहिए, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर नेगेटिव कब आ जाएगा? जब मेरा x 0 से कम होना चाहिए, है ना, पहली चीज। Yes, sir. तो 0 से कम होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया, ए और डी तो उड़ गए। अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन बी में इंटरेस्टिंग थिंग क्या गिवन है? i प्लस, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नहीं दिया हुआ है, तो एक बार रख के देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रख के देख लो ना प्रॉपरली। आप मान लो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर रख के देखो, मान लो जो मर्जी आए रख लो, एक्स को रख दिया मान लो 5, एक्स को 5 रखने पे बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको ये चेक करना है। So points में आ रही है वैल्यू? नहीं सोचो वापस से, 5 रखने पे, सर 0 आएगी। हाँ 0 क्यों? सर 0 आएगी कारण क्योंकि सर उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हाँ है। जी। हाँ वेरी गुड।
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 सही बताया दोनों ने, शौर्य, कन्वर और अब्दुल्ला। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 कितना होगा? 0 तक। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है यस सर। यस ना? सर। तो 5 रखने पे ऊपर क्या आएगा? 0, नीचे क्या आएगा? 5। तो आंसर 0 आएगा। यस सर। तकरीबन एग्री। यस सर। मतलब आप कोई भी इंटीजर रखो, 5 4 6 2 3 1, पॉजिटिव इंटीजर रखने पे 0 आएगा क्या? और 0 मेरा इंक्लूडेड है, मतलब ये भी मेरा इंक्लूड हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। आ रही बात समझ में आपको? यस सर। यस सर। अंडरस्टूड? यस सर। ओके। अब ये जो था 61, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में देखो, आपको मैं बता दूं, पूरा जो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट है उसमें 3 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना अपनी कॉपी। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता है, ये बताओ क्या है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन आता ही है? बोलो। सर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। नहीं नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। याद है एवरीवन? Yes, इसको sir. छोड़ना ही नहीं है, यस सर। रट लो उसको। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्वेश्चन लगभग 70% शिफ्ट में पूछा गया है कि इन 3 इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो लैम्डा और म्यू बताओ। करें कि नहीं ऐसे क्वेश्चन? तो हाईली इंपॉर्टेंट यस है। सर। पहला सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन जो आपको आना ही चाहिए। नहीं आता तो वापस आप आयरी वर्कशीट उसमें प्रैक्टिस करना। सेकेंड इंपॉर्टेंट वेराइटी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइन वाली, एंड डिटर्मिनेंट वाला। हाँ है ना? एडजॉइन और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन अभी मैंने थोड़े दिन पहले भी आपको कराया था। और थर्ड, ये हायर पावर वाले क्वेश्चन। अब हायर पावर वाले क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं। या तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑलरेडी उसकी हायर पावर निकालो, लेकिन अगर मान लो गिवन मैट्रिक्स की हायर पावर थोड़ी टफ आ रही है, कैलकुलेशन टफ आ रही है, पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो फिर आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। दूसरा तरीका कौन सा है हायर पावर वाले का? सुनो ध्यान से। इस मैट्रिक्स को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। पहले इसको ब्रेक कर दो, मतलब इसमें से आई वाला पोर्शन हटा दो, और फिर जो बचा हुआ मैट्रिक्स होगा उसकी हायर पावर निकालते जाओ। सुनना ध्यान से, लिख लेना इसकी कॉपी में अपनी अपनी। हायर पावर वाले क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं। जब भी ये हायर पावर पूछते, जैसे यहाँ पे पूछा 5 की पी की पावर 50, तो हायर पावर वाले क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है कि जिसकी भी हायर पावर पूछी है उसकी हायर पावर आप निकालो। जैसे पी की पावर 50 पूछी है, तो आप क्या करो, पहले पी निकालो, पी स्क्वायर निकालो, पी क्यूब निकालो, पी की पावर 4 निकालो, या फिर ऐसा देखिए पैटर्न देखो कि कोई पैटर्न आ रहा है। जनरली पैटर्न दिख जाता है, लेकिन अगर मान लो आपको दिख रहा है भी पैटर्न बहुत टफ जाएगा, उसमें से आई पार्ट अगर अलग हो रहा है तो पहले आई अलग कर लो और फिर पैटर्न पता करो, तो कैलकुलेशन ईजी होगी। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है डायगोनल में सब में 1 1 दिया हुआ है ना? इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1। तो Yes, इसमें आई वाला पोर्शन हटा सकते हो। तो इस पी मैट्रिक्स को मैं आई के टर्म्स में ब्रेक करूंगा, मतलब दो के सम में ब्रेक करूंगा, एक मैट्रिक्स आई एक मैट्रिक्स बी। तो आपका पी क्या है? 1। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस मेथड से जनरली बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसमें से आई वाला पोर्शन अगर अलग कर लोगे तो बताओ बी बच जाएगा। बी क्या आएगा? बोलो बी क्या आएगा? 0 0 0 4 0 0 16 40। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। ये आपका बी मैट्रिक्स। अब आपको पी की पावर 50 निकालनी है, मतलब बी की हायर पावर निकालनी है। सब लोग, एवरीवन प्लीज ट्राई, पता करो बी स्क्वायर कितना आ रहा है, और बी स्क्वायर अगर अच्छा पैटर्न नहीं आ रहा तो फिर बी क्यूब पता करना। पता करो सब लोग।
हो गया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. कितना आ रहा है बी स्क्वायर? Sir, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 0, 0. यस सर ये है Yes, sir, yeah. ओके, बी क्यूब पता करो कितना आएगा। यस सर। ये आ रहा था, Yes, sir. अब Yes, sir. बी क्यूब निकालो। यस सर यही आ रहा है। ठीक है, बी क्यूब पता करो कितना है। तो जीरो मैट्रिक्स आ रही है। सर जीरो मैट्रिक्स नल Yes, sir, मैट्रिक्स zero matrix. सर नल मैट्रिक्स आ रही है। वेरी गुड, अब देखो फायदा हो गया। Yes. ऐसा ही होगा हर क्वेश्चन में। अब फायदा क्या हुआ वो अब समझो। यहाँ तक समझ में आया सबको? सबसे पहले मैंने इस गिवन मैट्रिक्स को दो में तोड़ दिया, बाइनोमियल में तोड़ दिया बेसिकली, दो आई प्लस बी में। वो जो बी वाला पार्ट था उसका जब मैं पता करा बी स्क्वायर और फिर बी क्यूब, तो बी क्यूब मेरा नल मैट्रिक्स आ रहा था। अब मुझे देखो निकालना क्या है, यहाँ से क्यू, क्यू क्या है आपका, यहाँ से क्यू इक्वल टू, ये क्यू उधर चल जाएगा, आई की पावर 50 माइनस आई, सॉरी बी की पावर 50 माइनस आई, है ना? क्यू ही तो पता करना है आपको, क्यू के वो तीन एलिमेंट पता करना है। आपका टारगेट क्या है? क्यू के वो तीन एलिमेंट आपको पता करना है। तो पी की पावर 50 मुझे निकालना पड़ेगा। वो पी है क्या, आई प्लस बी की पावर 50। बोलो। अब मैंने मैट्रिसेस डिटेल में आपको एक नोट लिखवाया था कि मैट्रिक्स के केस में ए प्लस बी की पावर एन में बाइनोमियल एक्सपेंशन कब लगा सकते हैं और कब नहीं लगा सकते। याद करके बताओ, क्या हर जगह बाइनोमियल एक्सपेंशन लग सकता है मैट्रिक्स में? No, sir. हाँ, नहीं लग सकता, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। अगर आपको याद हो, क्या मैट्रिक्स में ए इंटू बी का प्रोडक्ट बी इंटू ए के प्रोडक्ट के बराबर हो, ऐसा जरूरी है क्या? No, sir. नहीं, है ना? ये तो आपने एनसीईआरटी में भी देखा ही होगा कि ए बी मैट्रिक्स में, इन मैट्रिक्स इन जनरल ऐसा जरूरी नहीं है कि ए बी का प्रोडक्ट और बी ए का प्रोडक्ट बराबर आए, अलग अलग भी आ सकते हैं। क्लियर है? नॉट कंपलसरी के बराबर है। तो क्या हम ए प्लस बी का जैसे होल स्क्वायर या होल क्यूब में क्या मैं नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ कि बाइनोमियल वाला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर? नहीं ना। क्या ए प्लस बी No, sir. में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी का इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यूब लगाने के लिए ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बाइनोमियल का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आप उस ब्रैकेट को आपको उतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डायरेक्ट कब लग सकता है? इफ कम्यूटेटिव हो, इफ ए बी इक्वल टू बी ए हो, then we can apply binomial expansion in a plus b की पावर n। फिर आप a plus b की पावर n में बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन ऐसे होता क्या है, आपको पता होना चाहिए। x प्लस वाई की पावर n का ये देखो, ये फंडामेंटली सबको पता होना चाहिए। nc0 x की पावर n y की पावर 0, nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2, एंड सो ऑन अप टिल ncn x की पावर 0 y की पावर n। आया ना? ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। क्लियर है? Yes, sir. लेकिन ये Yes, कब लग yes. सकता है? मैट्रिक्स के केस में कब लगेगा? जब कम्यूटेटिव, मतलब ए बी, मतलब दोनों मैट्रिक्स जो है उनके प्रोडक्ट ए बी और बी अगर आपस में बराबर हो तो कम्यूटेटिव हो तो लगा सकते। अब यहाँ पे कौन कौन है, आई और बी। क्या आई इंटू बी और बी इंटू आई सेम होता है? Yes, sir. है ना? सेम ही होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करो, कुछ फर्क थोड़ी पड़ता। तो यहाँ पे आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हो। तो क्या आएगा, 50c0 आई की पावर 50 बी की पावर 0, 50c1 आई इंटू बी की पावर 1, है ना? आई से आई लिखू नहीं लिखू बात है कि आई से किसी को भी मल्टीप्लाई करने पे वैसे भी होता है। 50c2 बी स्क्वायर, 50c3 बी क्यूब एंड सो ऑन। अब देखो मुझे पता है बी क्यूब और हायर पावर बाकी सब तो अपने आप ही 0 हो जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. बी क्यूब से आगे वाली पावर तो अपने आप ही सब क्या हो जाएगी, 0। 50c0 कितना होता है 1, तो यहाँ बचेगा आई। ये अपन क्या निकाले, पी की पावर 50 की वैल्यू निकालते हैं, प्लस 50c1 की वैल्यू होती है 50, 50c2 पता कर लो कितना होता है, 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल।
तो हो जाएगा 50 इंटू 49 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 25 इंटू 49, पता कर लेना कितना आ रहा है, ठीक है, इंटू बी स्क्वायर। और आगे तो सब क्या है, नल मैट्रिक्स है। अब ये आई उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 50 पी की पावर 50 माइनस आई इक्वल टू 50 बी प्लस 25 इंटू 49 बी स्क्वायर। अंडरस्टूड एवरीवन? यस यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास बी और बी स्क्वायर पहले से पड़ा हुआ है, आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। 50 इंटू बी, बी मतलब ये रहा, तो 50 बी कितना हो जाएगा, 50 बाहर रहने दो, 0 0 0 4 0 0 16 4 0, और यहाँ पे 25 इंटू 49 और बी स्क्वायर आपके पास पता है आपको कितना है, 0 0 0 0 0 0 16 0 0। आपको देखो पूरा मैट्रिक्स पता नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 ही एलिमेंट पता करने। कौन कौन से एलिमेंट है बताओ? पहला एलिमेंट क्या, Q31। Q31 का मतलब कौन सा एलिमेंट होगा? सर थर्ड रो को थर्ड रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट पता करना है। 3 2 थर्ड रो सेकंड, सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम, हाँ। और 2 1 मतलब सेकंड रो। सेकंड रो फर्स्ट। आपको ये 3 ही एलिमेंट पता करने हैं, ये और ये। अब यहाँ से पता कर लोगे कितना आएगा, यस सर। ठीक है, पता करके ऐड करके डिवाइड कर देना है। तो ये क्वेश्चन था जो आपको करके आना चाहिए था, तो कि क्लास में कराया हुआ था, अदरवाइज कोई बात नहीं। चलो 64th, ये ऑप्शन से कर लिया था। नहीं ऑप्शन से, ठीक है ऑप्शन से कर लिया तो अच्छी बात है, लेकिन ये बिना ऑप्शन के ही करना आपको। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था क्लास में, बताओ इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था? आर क्रॉस बी, सर ये माइनस हो सकते हैं। हाँ नहीं, इसके बाद मैंने बताया इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया, सर बताओ क्या? कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों राइट साइड में ही है बी। हाँ, आपको पहले इधर भेज देना इसको, सबसे पहले आरएचएस पार्ट को एलएचएस में भेज देना सब लोग। तो इधर क्या बचेगा आपके पास, नल मैट्रिक्स, सॉरी नल वेक्टर। अब यहां से बी वेक्टर कॉमन आ रहा है, तो आर माइनस सी क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू नल मैट्रिक्स, जीरो वेक्टर। अब याद करो ये चीज मैंने बताई थी क्लास में, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो, इसका मतलब क्या है? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो, इसका मतलब क्या है? सर वो Parallel है। एंगल जीरो है, पैरेलल है। दोनों पैरेलल होंगे। जैसे पैरेलल। यस सर। यस सर। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते जहाँ पे बी बी दिखे, एक को उधर भेजा, कॉमन लिया, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास जीरो वेक्टर आ रहा, मतलब ये वेक्टर उसके क्या है, पैरेलल वेक्टर है। दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स अदर वेक्टर लिखा जा सकता है। यस सर। यस सर। तो यहाँ से देखो आपके पास आर वेक्टर बहुत सिंप्लीफाई होके आ गया, सी वेक्टर प्लस लैम्डा बी, एक ही अननोन है लैम्डा। तो आर को लिखोगे आप सी प्लस लैम्डा बी, ए पता है, बी पता है, सी पता है, यहाँ वैल्यू आ जाएगी, तो आर लैम्डा के टर्म्स में आ जाएगा। फिर आपके पास लैम्डा को निकालने के लिए एक कंडीशन और गिवन है, आर डॉट ए इक्वल टू जीरो। आर का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या है, जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे आप यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब पता तो आर निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन इसलिए कराया क्योंकि ये इंटीजर टाइप में भी बहुत बार आया है। आपको पूछ सकते हैं बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना आ रहा है, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर कितना आ रहा है, इंटीजर टाइप में। और दूसरा ऑप्शन से भी आप जा सकते थे, सही बताया था। अगर ऑप्शन से कभी जुगाड़ जम जाए तो कैसे जुगाड़, आर डॉट ए जीरो दिया हुआ है और आपके पास ए वेक्टर है, तो ऑप्शन से कैसे जाओगे, सब वेक्टर का ए के साथ डॉट ले लो और देखो कौन कौन सा जीरो आ रहा है। अगर एक ही ऑप्शन जीरो आया तो आपका काम बन जाएगा, एक से ज्यादा जीरो आया तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। आप लॉजिक समझ रहे हो? ऑप्शन से कैसे जाएंगे, इस आर वेक्टर का चारों ऑप्शन के साथ, इन चारों ऑप्शन का ए के साथ डॉट लेके देख लो। अगर मान लो एक ही ऑप्शन आ रहा है जहां पे आर डॉट ए जीरो आ रहा है तो आपका काम बन जाएगा। देखो करके देखो किसमें आ रहा है क्या जीरो, और मान लो एक से ज्यादा ऑप्शन आएंगे तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। क्या आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऑप्शन से कैसे जाना है? यस सर। यस सर। हो रहा है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 65 किया था कि नहीं किया था? नो सर। 65 डायरेक्ट क्वेश्चन था बच्चों, ये डुएबल क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। सब लोग करो अभी सॉल्व, ये होना चाहिए था आप लोगों से, ये इजी कैटेगरी में ही जाएगा। फंक्शन अगर जीरो पे कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू जीरो पे और लिमिट की वैल्यू जीरो पे बराबर होगी, तो आपको लिमिट ही निकालना था। निकालो लिमिट फटाफट। ट्राई करा था पर हुआ नहीं था। कोई बात नहीं, अभी कर लो, कोई बात नहीं, अभी ट्राई करो। स्टैंडर्ड जितने भी फॉर्मूले में मैंने बताया था, स्टैंडर्ड लिमिट्स वाले सारे अप्लाई करो यहाँ पे। इस लिमिट को सॉल्व करके पता करो कितना आ रहा है।
जो भी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सब अप्लाई करो। करो ट्राई सब लोग अच्छे से, बैठे मत रहना। हरमीत एब्सेंट है क्या कि प्रेजेंट है हरमीत? प्रेजेंट है सर। ओके ओके। करो सॉल्व जल्दी, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। आया नहीं आंसर अभी तक? ठीक है चलो देखो फटाफट, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। आंसर नहीं आया अभी भी? अरे स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद नहीं है आपको लिमिट्स के? बताओ इसका ऊपर न्यूमरेटर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स अपॉन ए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। क्या आंसर आता था इसका? सर लॉग है। ln a। याद आ रहा है? ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। 4 की पावर x अपॉन 1 दिया हुआ तो यहाँ पे क्या करोगे, x चाहिए तो x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई, अंदर वाला क्या बन जाएगा, ln a। ln a मतलब 4 इंटू एक्स का होल क्यूब। डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन वाला, यस सर। साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स बाई पी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 हो जाएगा। 1 यहाँ पे क्या करोगे, एक्स स्क्वायर बाई 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना? यस सर। लॉग लॉग का भी तो फॉर्मूला होता है ln ऑफ 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। एफ एक्स अगर 0 की तरफ जा रहा है तो ये भी 1 होता है। याद आ रहा है कि नहीं? यस सर। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 3, नीचे भी एक्स क्यूब ऊपर भी एक्स क्यूब, एक्स क्यूब एक्स क्यूब कैंसिल,
ln क्यूब इंटू 4, नीचे वाला 3p ऊपर चल जाएगा। तो आपके पास ये वैल्यू, अब ये लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो log 4 का होल क्यूब इंटू 3p शुड बी इक्वल टू 12। log 4 का होल क्यूब है ना, ये कैंसल, 3p इक्वल टू 12, तो p कितना आएगा 4। नन ऑफ दिस। बताओ टफ था क्या ये? No, sir. ठीक है, तो ये डुएबल क्वेश्चन था। ये दोनों ही क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नीचे वाला तो फॉर्मूला बेस्ड था, इसे 3 फॉर्मूले लगे, ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स या ए की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स। एफ एक्स अगर 0 की तरफ जा रहा तो एल एन ए आता है। दूसरा फॉर्मूला क्या लगा, साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। एफ एक्स अगर 0 की तरफ जा रहा तो आंसर 1 आता है। लॉग ऑफ 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। ये तीनों ही स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे, बस मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकालना था। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अगला आपको याद है वो न्यूटन्स लेबनिट्ज फॉर्मूला, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने वाला। अगर लिमिट्स में वेरिएबल आता था, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। इसी बार अगर लिमिट्स में वेरिएबल आते हैं तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, लिमिट से मान लो एच एक्स और दूसरी लिमिट मान लो जी एक्स, और ये पूरा फंक्शन है टी एफ एक्स का, मान लो इस पूरे फंक्शन का नाम दे दे पी एक्स, है ना। इसको डिफरेंशिएट करने का बताओ क्या तरीका सिखाया था, न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला बोला था। इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं जब भी लिमिट्स में वेरिएबल आता है, तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं सर डिफरेंशिएट की इंटीग्रेट। इसको? डिफरेंशिएट, ये एक्सप्रेशन जो है ना, इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है। इसके लिए फॉर्मूला बताया था न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, बिना इसके तो काम ही नहीं होगा। इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट जब पढ़ाया था उसके लास्ट क्लास में पढ़ाया था इंडेफिनेट के, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन। जब भी लिमिट्स में वेरिएबल आता है तो कैसे डिफरेंशिएट करते हो? किसी को तो याद होगा, बताओ। सर ये वाली इंटीग्रेशन में इसमें जैसे ए से भी होता तो ए प्लस बी माइनस एक्स करते थे, वो प्रॉपर्टी होती। नहीं नहीं, सर पहले एच का मैम, सर पहले एच का वो क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन, फिर एफ का उसमें वो क्या कहते हैं लिमिट रख के। हाँ पहले अपर लिमिट का होता है, सब लोग भूलो मत इस चीज को, कि काफी इंपॉर्टेंट। तो देखो सर माइनस करके लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, फिर एफ एक्स में। ठीक है, लिखो इसको, आपको याद होना चाहिए। लास्ट लेक्चर था आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का, वहां पे पढ़ाया गया था। डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो लास्ट लेक्चर था उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, मुझे अच्छे से याद है। कभी भी ऐसा फंक्शन आता है, इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है, डिफरेंशिएट करने का तरीका लिख लो इसको फॉर्मूला। और आपको मैंने मॉड्यूल से क्वेश्चन सर कराया ये था। शायद लेबनिट्ज थ्योरम थी ना? हाँ लेबनिट्ज थ्योरम, वही तो है न्यूटन लेबनिट्ज। आपको मैंने क्वेश्चन भी मॉड्यूल से भी करवाए थे इसके। लिखो इसको, पहले क्या होता है, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन इनटू एफ ऑफ अपर लिमिट। पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करते हो, फिर एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन इनटू एफ ऑफ लोअर लिमिट। लिखो इसको, याद आ रहा है कि अभी भी याद नहीं आया? अपर सर आ लिमिट रहा है। डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट इनटू एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट इनटू एफ ऑफ लोअर लिमिट। ये इसका डिफरेंशिएशन का तरीका होता है। लिखो जल्दी से, एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लो। मान लो ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसका मान लो डिफरेंशिएशन पूछा है, करो डिफरेंशिएशन। डन। तो देखो
अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x इंटू एफ ऑफ अपर लिमिट, है ना, एफ के अंदर अपर लिमिट होती है। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन इंटू एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटू एफ ऑफ लोअर लिमिट। अंडरस्टैंड? Yes, sir. ये रे भूलना मत इस चीज को, बहुत काम आता है ये। इसके क्वेश्चन लिमिट्स में भी आ जाते हैं, मैंने कहा था आपको। कभी कभी 0/0 फॉर्म का लिमिट्स का क्वेश्चन आता है और ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन में ये एक्सप्रेशन अगर आ जाए इसको ऐसे डिफरेंशिएट करते, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर भूल गए तो वापस नोट्स में लिख लेना। चलो अब इस क्वेश्चन को करो ट्राई एक बार। यहाँ पे एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट, जी एक्स दिया हुआ है, जी एक्स को डिफरेंशिएट करो। मैं जी एक्स लिख देता हूँ आपके लिए, वापस से लिख, देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट करो उसको। नीचे तो कांस्टेंट है और ऊपर एक्स है। करो जी डैश, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पता करते, डिफरेंशिएट करके। अच्छा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट याद है कि वो भी भूल गए? Yeah, the Yes. बताओ कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, कैसे चेक करेंगे? कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा कैसे पता करेंगे? मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स, सर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0। डबल डिफरेंशिएशन, सर डिफरेंशिएशन Sir, less than 0। कैसे बातें कर रहे हो आप लोग? ये सब कितना फंडामेंटल, आप एनसीईआरटी में भी इतना तो पता होना चाहिए आपको। सर इक्वल टू 0 करके। नहीं इसको सर डिफरेंस, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा। हाँ बस सिंपल पॉजिटिव। यहाँ पे आपको जीरो से मतलब नहीं है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या होता है, सिंपल डिफरेंशिएशन अगर आपका पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो, मतलब फंक्शन एफ एक्स कैसा होगा, इंक्रीजिंग। increasing. तो एक छोटी सी तो चीज है पूरे चैप्टर में, मैक्सिमम मिनिमम और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो एफ एक्स डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव मतलब फंक्शन आपका कैसा होगा, इंक्रीजिंग। डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग। डिफरेंशिएशन नेगेटिव मतलब Function decreasing. डिक्रीज। और 1/1 को Decreasing. चेक करने के लिए भी तो ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, Yes, 1/1 sir. ऑन टू के लिए। अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक है, मतलब या तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग या फिर कंप्लीटली डिक्रीजिंग, तो वो फंक्शन कैसा होता है, 1/1 होता है। अच्छा डिफरेंशिएशन पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, डिफरेंशिएशन नेगेटिव तो डिक्रीजिंग, और डिफरेंशिएशन अगर आपका जीरो आ जाता है तो यहाँ वहां पे या तो फिर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अगर इसका डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पे, डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पे मान लो जीरो आ रहा है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो वहां पे या तो लोकल मैक्सिमा होगा या फिर लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है मतलब किसी इंटरवल में अगर ए से बी में डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। किसी इंटरवल में अगर डिफरेंशिएशन नेगेटिव है मतलब उस इंटरवल में डिफरेंशिएशन ग्राफ आपका, सॉरी फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है। किसी इंटरवल में पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। किसी पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएशन जीरो है मतलब ग्राफ वहां पे टर्न कर रहा है, क्योंकि टर्न करने पे ही टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बनेगी। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मतलब डिफरेंशिएशन जीरो, तो या तो वहां पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। मैक्सिमा या मिनिमा कौन सा होगा ये पता करने के लिए आप फिर डबल डिफरेंशिएट करो या फिर एफ डैश एक्स का साइन देखते थे। अगर डबल डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे पॉजिटिव है मतलब मिनिमा, और डबल डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे अगर नेगेटिव है मतलब मैक्सिमा। Maximum. ठीक है, बस ये पूरे चैप्टर में यही तो है, और क्या है। और एक वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, वो अगर एनसीईआरटी की भी वर्ड प्रॉब्लम कर लोगे तो जेई का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इजी लेवल अगर आए। एटलीस्ट अगर इस चैप्टर की एनसीईआरटी ही कर लेना कम से कम, मोर देन सफिशिएंट। चलो अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो सब लोग, और पता करना है फिर कहाँ इंक्रीजिंग। अच्छा डिफरेंशिएट करके फिर ऑप्शन से चेक करके देख लेना, वैल्यू रख के, कि अगर 1 से ज्यादा या 2 से ज्यादा कोई वैल्यू रख के देख लो। अगर 2 से ज्यादा कोई वैल्यू रखने पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है मतलब वहां पे इंक्रीज कर रहा होगा, डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है मतलब वहां डिक्रीज कर रहा होगा। करो ट्राई, करो।
बैठे मत रहना, डिफरेंशिएट करो, अभी सीखा है जो फॉर्मूला उससे डिफरेंशिएट करो पहले। मनप्रीत प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? कृपा, मनप्रीत एंड कृपा, ठीक है। नेहा प्रेजेंट एब्सेंट? ठीक है। पता है ना करना क्या है एवरीवन? डिफरेंशिएट करो, फिर ऑप्शन में से कोई भी एक वैल्यू, जैसे 2 से ज्यादा कोई वैल्यू रख के देख लो, चारों ऑप्शन चेक हो जाएंगे। 2 से ज्यादा मान लो, अच्छा ई की वैल्यू क्या होती है? ई एक्सपोनेंट ई, हेलो, पता है ई की वैल्यू क्या होती है? किसी को नहीं पता? लॉग में जो बेस ई होता है इसकी वैल्यू क्या होती है अप्रोक्सीमेटली? 2.303 2 पॉइंट, 303 नहीं नहीं, सर 2.7। 2.7 समथिंग। लॉग 2 की वैल्यू समथिंग होती है, लेकिन 2.7 होता है, ये पता होना चाहिए, सबसे फंडामेंटल चीज है। जिसको नहीं यस सर पता 2.7। वापस बोल रहा हूँ, इंडेक्स में लिख लो, या फिर कहीं पे ऐसी जगह लिखो जहां बार बार देख सको, ये कोई भी पूछता है तो पता होना चाहिए। ई जो होता है लॉग बेस ई, जो एक्सपोनेंट का ई होता है, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7 होती है। डिफरेंशिएट करने के बाद ई रख के देखना, ई रखने पे पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, या क्या आ रहा है, और फिर ऑप्शन चेक करके बताओ क्या आंसर है। डी आ रहा है। जय तो वापिस चेक करो एक बार और। नहीं, वापिस चेक करो, सॉरी, ध्यान से करो आप लोग।
That's क्या आ रहा है आंसर? option B. डिफरेंशिएशन ई रखने पे नेगेटिव आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, चलो चेक करते हैं। चलो देखो सब लोग, कितना टाइम लगा दिया आपने। सबसे पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 इंटू एफ ऑफ अपर लिमिट, इस पूरे में अपर लिमिट रख दो। क्लियर है? ये करा था आपने यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। अब एफ एक्स आपको दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो। 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ln x इंटू एफ एक्स। एफ एक्स क्या दिया हुआ है? अब देखो, किस्मत का एफ एक्स भी इतना अच्छा दिया हुआ है, आपको सिर्फ साइन से मतलब है। आपको अब क्या चेक करना है? डिफरेंशिएशन का साइन। जो ये जो जी डैश एक्स है, ये पॉजिटिव कहाँ पे होगा, नेगेटिव कहाँ पे होगा? अभी प्रोडक्ट में जो क्वांटिटी गिवन है, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है? Yes, sir. यस सर। स्क्वायर है सबको, जो सारे आपस में प्लस प्लस है, तो ये इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं। मैंने आपको बताया था, इनइक्वालिटीज में कोई भी चीज अगर ऑलवेज पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव के होने ना होने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसको हटा दो। आपको सारा डिपेंड इस पे करता है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि आपको जी डैश एक्स पता करना है कि जी डैश एक्स कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव होगा। सर, हाँ बोलो। जो आपने डिफरेंशियल फॉर्मूला लिखवाया तो वो तो ये था ना कि g डैश x f ऑफ gx माइनस h ऑफ h डैश x हाँ, f ऑफ h। होता है सर formula। माइनस वाला तो जीरो हो जाएगा ना वो। एक मिनट सीखो ध्यान से। पहले हमने अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन किया, 1 आया, और फिर इस फंक्शन में एफ ऑफ अपर लिमिट रख दी। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है सर, हो गया। हाँ, और अब लोअर लिमिट क्या थी? कांस्टेंट टर्म थी, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? सर नहीं, वो मैंने f ऑफ t मिस कर दिया था। ओके, हाँ, यहाँ पे एफ ऑफ टी में भी टी की जगह एक्स आ जाएगा। और लोअर लिमिट क्या थी? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाएगा। अब आपको सारा चीज डिपेंड करता है इस पे कि ये ऑप्शन से अगर आप जाओगे तो ये पॉजिटिव। अब देखो, ऑप्शन में 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, 1 से 2, 2 से इन्फिनिटी, इसलिए मैंने जानबूझ के एक नंबर 2 से ज्यादा वाला रख लिया, इसमें 4 ऑप्शन कवर हो जाएंगे। तो मैंने ई रख के देखा, ई जो है 2 से ज्यादा है, तो ई रख के अगर आप देखोगे तो क्या आएगा? ई अपॉन ई प्लस 1 माइनस एल एन ई। उसमें करने की जरूरत नहीं, तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अब यहाँ पे एल एन लॉग ई इसलिए रखा था कि लॉग ई 1 होता है ना? और यहाँ पे Yes, sir. कर लेते हैं 2.7 माइनस 1 अपॉन 2.7। देखो ये ऐसे जुगाड़ आपको सीखने पड़ेंगे, फटाफट काम होगा। अब यहाँ पे बस पता कर लो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब जब पता करोगे नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? ये नेगेटिव। नेगेटिव है मतलब Negative. कौन कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा वो देखो। ऑप्शन ए गलत हो गया क्योंकि ई पे नेगेटिव आ रहा है। सर सी भी। हाँ, सी भी गलत हो गया। अब बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी एंड डी। बी एंड सी, है ना? सी गलत हो गया कि कौन सा गलत हुआ? डी गलत हुआ ना? ई से ज्यादा डी नहीं, गलत है, डी। डी गलत हो गया। अब बी और यस सर सी, डी गलत हो गया। अब इन दोनों में चेक करना है तो आपको 1 यहाँ से बोला 1 से इन्फिनिटी, यहाँ पे बोला 1 से 2, 2 से, मतलब 2 से कोई छोटा नंबर रख के देखना पड़ेगा। 2 से कोई छोटा नंबर रख के देखना पड़ेगा कि वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्योंकि 2 Yes, से sir. ज्यादा, 2 से ज्यादा तो डिक्रीजिंग है पक्का है, तो 2 से ज्यादा डिक्रीजिंग है तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ना? लेकिन 2 से कम में क्या होगा तब पता चलेगा जब आप कोई नंबर 2 से कम रखोगे। तो मान लो कोई भी एक नंबर 1.5 या 1.2 समथिंग कुछ रख देना। क्लियर है? बोलो। यस Yes, sir. अब उसके लिए आपको लॉग की 2-3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू और पता होनी चाहिए। जैसे ln2 पता होना चाहिए कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? 0.010. 0.301। 301. 301। Yes, ये केमिस्ट्री में सिखाया होगा ना? yes, sir. यस सर, पक्का यही होता है बेस ई वाले पे। हाँ जी सर. यस सर। तो कर लोगे सॉल्व ऐसे अप्रोक्सीमेट करके? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 67 बताओ कौन सी वेराइटी? लीनियर, होमोजीनियस, वेरिएबल सेपरेबल, एग्जैक्ट? So homogeneous. क्या करा था एग्जाम में? Yes, sir. सबने किया था?
आंसर मैच किया था कि नहीं किया था? करो ट्राई अभी, चलो। अच्छा टाइम भी हो गया, सॉरी ध्यान नहीं रहा मैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होमोजीनियस का, प्लीज ट्राई कर लेना, डुएबल क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस यस सर। सर। Yes, sir. ओके, आपको मैंने आज जो समझाया चीजें समझ में आ गई ना? आपको मेहनत करनी है कुल मिला के। साल भर हमने बहुत मेहनत करी है, अभी आखिरी का फेज बिगाड़ मत देना। सेहत का ध्यान रखना, ठंडी का मौसम है, पता चला बीमार पड़ के क्लासेस मिस हो गई, बहुत नुकसान। अब आज आप खुद सोचो, आज की जो मैथ्स क्लास थी, भले 1 घंटे 1.25 घंटे की जो हुई है, क्या इसमें आपको सीखने को मिला कि नहीं मिला, ये बताओ। दो Yes, तीन Yes. यस सर। कम से कम सीखने को मिले होंगे क्लास अटेंड करने से। उन Yes. फॉर्मूले को ही अपनी एक कॉपी में लिखते रहो, जो जो भूल, देखो हर क्लास में ऐसा होगा, ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज याद रहेगी। आपको डिमोटिवेट भी ना रहे, मैं बाकी बच्चे आंसर दे रहे मैं कैसे बोल रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको हर क्लास में जो भी चीजें ऐसी है जो आप भूलते जा रहे हो, उसके लिए अपनी जो टेस्ट रिपोर्ट डायरी है या फिर मैथ्स की जो कॉपी है, जो फॉर्मूला शीट है, वहां पे लिखते जाओ। जैसे मान लो ई की वैल्यू आपको नहीं पता, तो ई आपने आज लिख लिया। और भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला आप भूल गए तो वो लिखो। तो ये सब जब कब कब दिखेगा, हर पेपर डिस्कशन के बाद, और आगे जाके वर्कशीट्स में दिखेगा। इसलिए पेपर देना और पेपर डिस्कशन करना इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आगे के पेपर जितने भी, तो बहुत अच्छे से देना, उसका एनालिसिस प्रॉपरली करना और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना। जिन बच्चों ने आज अपना कुछ भी नहीं बोला है, उनको अगली क्लास से बोलना है। फॉर एग्जाम्पल समृद्धिका, प्रिंस और भी बच्चे हैं जिनका नाम अभी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगली क्लास में आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। श्रुति, समीर, समझ में आ रहा है एवरीवन? ठीक है। yes sir. जिन जिन बच्चों ने जवाब नहीं दिया, अगली क्लास में मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, अदरवाइज आप फिर रिकॉर्डिंग देख लिया करो। ठीक है, जो बच्चे जवाब देंगे उन्हीं को मैं मैथ्स की क्लास में रखूंगा, अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग देख के खुश रहो। पहले भी मैंने समझा दिया था, क्लास में रिस्पॉन्स आना चाहिए, कम से कम 1-2 बार बोलो। ऐसा नहीं कि 1-2-4 बच्चे ही बार बार बोलेंगे, बाकी बच्चों को भी पार्टिसिपेट करना है। अदरवाइज मत आओ क्लास में, कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड Thank नाइट। you. Bye sir.